हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 30। कहानी का टाइटल है यू आर माय हस्बैंड। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। रूहानी बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उससे अथर्व की कहानी यानी कही हुई बातें काफ़ी बुरी भी लग रही थी। अथर्व उससे ऐसे कैसे कह सकता है कि वह फ्री है। माना कि अथर्व के पास बहुत काम है, लेकिन रूहानी भी फ्री नहीं है। उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। रूहानी को काफ़ी बुरा लग रहा था। उसे अपने मम्मी पापा की याद भी आ रही थी और बार बार लड्डू का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। वो खामोशी से लेटी हुई थी। तभी बंगले के बाहर तेजी से गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आती है। सभी गार्ड्स उस गाड़ियों की स्पीड को देखकर घबरा गए और भागते हुए उनके पास आए। लेकिन तभी अथर्व तेजी से गाड़ी से बाहर आया और भागते हुए बंगले के अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा। रूहानी उसे कहीं भी नजर नहीं आई। वो बेचैन हो गया। रूहानी रूहानी चिल्लाते हुए वह कमरे की तरफ भागा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि आवाज़ काफ़ी तेज़ हुई थी, जिससे रूहानी की नींद खुल गई और वो उठ के देखती है और काफ़ी हैरान हो गई। उसे अथर्व दिखाई दिया, जिसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। रूहानी उसके चेहरे पे साफ साफ परेशानी को देख सकती थी। रूहानी ने अपनी नज़रें फेर ली और वापस बेड पे ही लेट गई। रूहानी को सही सलामत अपने पास देखकर अथर्व को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। गहरी सांस ली उसने और वह रूहानी के पास आया, उसके पैरों के पास बैठ गया। अथर्व ने उसके पैरों को हाथ में रखा और कहता है, हनी, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ? बोलो ना। रूहानी ने अथर्व की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने पैर हटा लिए। लेकिन अथर्व ने दोबारा से उसके पैरों को पकड़ लिया और कहता है, मुझसे दूर मत जाओ रूहानी। मैं उस वक्त गुस्से में था, इसलिए मेरे मुंह से वो सब निकल गया, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ रूहानी। अपनी इज्जत अपने पास रखिए। मैं आपकी इज्जत की मोहताज नहीं हूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ जो बार बार हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश करती हूँ, आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद को समझते क्या हैं? अपने परिवार के खुद के तरीक़ों से, खुद के लोगों से तो बात भी नहीं करते, अपनी खुद की बीवी से तक नहीं बात करते। कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं आप? कुछ नहीं रखा है ऐसी ज़िंदगी में। अथर्व कुछ नहीं बोला। वह खामोश हो गया। एक तक बस बेड पर लेटी हुई रूहानी को ही देख रहा था। रूहानी आंखें बंद थी और पूरे कमरे में खामोशी छाई हुई थी। रूहानी ने काफ़ी देर तक अथर्व का जवाब का इंतज़ार किया, लेकिन अथर्व कुछ नहीं बोला। रूहानी को गुस्सा आने लगा। वह बेड पर बैठ गई और अथर्व की तरफ गुस्से में देखने लगी, जो अभी भी रूहानी को बस एक टक शिद्दत से ही देखे जा रहा था। रूहानी उसके पास आई और उसने अथर्व के चेहरे को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से कहती है, क्यों करते हैं आप ऐसा? क्यों बार बार खुद को दूसरों के सामने बुरा साबित करते हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चलता? बिना मतलब का गुस्सा करते हैं, फिर खुद ही परेशान हो जाते हैं। मैं क्या करूं आपका अथर्व? आप ही बता दो। अथर्व ने रूहानी की कमर को पकड़ लिया और उसे अपने बेहद करीब किया और उसकी नाक को अपनी राख से रब करते हुए बोलता है, जान से मार दो मुझे रूहानी। अथर्व की बात सुनकर रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अथर्व को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए, आंसू बहाते हुए गुस्से से कहती है, आपको मार दूँ ताकि फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और आपके पीछे मैं रोती रहूँ, यही चाहते हैं आप? तो ऐसा कीजिए, आप मुझे ही मार दीजिए, फिर आपको शांति से रहिएगा। रूहानी ने इतना ही कहा कि अथर्व ने उसे पकड़कर पलंग पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। उसने रूहानी को हाथों को बेड पे कस के दबा दिया और उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, तुम मरने लायक नहीं हो, तुम जीने लायक हो। तुम्हारे साथ ज़िंदगी जी सकती है। तुम वह इंसान हो, तुम मुर्दे को भी जिंदा कर दो। रूहानी अथर्व की आंखों में देखते हुए शिद्दत से कहती है, मुझे बस इस जिंदा मुर्दे को जिंदा बनाना है। अथर्व रूहानी के और करीब आया और दोनों के होंठ एकदम से करीब थे। अगर थोड़ा सा भी कोई आगे पीछे होता तो उनके होंठ आपस में मिल जाते। दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। अथर्व रूहानी के होंठों को नशे से देखते हुए, ये मुर्दा तो सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है।
तुम्हारी वजह से है। अथर्व की बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर आकर्षक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अथर्व ने आज पहली बार हिम्मत करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रूहानी ने कसकर चादर को पकड़ लिया। अथर्व ने कुछ नहीं किया, उसने बस रूहानी के होंठों पर अपने होंठ रखे थे और आंखें बंद करके रूहानी से उसके ऊपर लेटा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे को चूम नहीं रहे थे, लेकिन दोनों के होंठ एक दूसरे से मिले हुए थे। यह एहसास दोनों के लिए पहली बार और बेहद खास भी था। कमरे में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जो दोनों के बदन को छूकर दोनों के रोंगटे खड़े कर रही थी। काफ़ी देर तक अथर्व यूं ही रूहानी के ऊपर लेटा रहा और दोनों के होंठ आपस में मिले हुए थे, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। कुछ देर के बाद रूहानी ने अपना चेहरा मोड़ दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। अथर्व ने अपनी आंखें खोली और आकर्षक तरीके से रूहानी को देख रहा था। उसने अपना पूरा वजन रूहानी के ऊपर जो कर लिया था, यानी कि वह पूरी तरीके से उसके ऊपर ही लेट गया था। उसने रूहानी के गले में अपना मुंह डाल दिया और उसे महसूस करने लगा। रूहानी की सांसें तेज हो रही थी। आज पहली बार अथर्व उसके बहुत करीब आ रहा था। वह दूसरी तरफ देख रही थी। अथर्व उसके ऊपर लेटा हुआ था। उसका पूरा वजन रूहानी सहन कर रही थी। रूहानी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जो अथर्व को भी महसूस हो रहा था। काफ़ी देर तक वो दोनों इसी तरह ही लेटे रहे। कुछ देर के बाद अथर्व रूहानी के ऊपर से हट गया और वो जैसे ही बेड से उठने लगा, तभी रूहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर मोड़ा। उसे देखने लगी और रूहानी नज़रें चुराते हुए बोली, देखिए यहाँ पर कोई नहीं है और मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, फ़ोन चलाने का भी इच्छा नहीं होती। इतना कहकर रूहानी चुप हो गई। उसे पता था कि अथर्व उसके ऊपर गुस्सा करेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अथर्व अपनी आकर्षक आवाज़ में कहता है, तुम्हें जो कपड़े पहनने हैं पहन लो, 10 मिनट में आकर मुझे हॉल में मिलो, हम बाहर जा रहे हैं। इतना कहकर अथर्व कमरे से बाहर चला आया। रूहानी तो हैरान ही रह गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। उसे एक साथ दो खुशखबरियां मिली। एक तो कि वह जो चाहे कपड़े पहन सकती है और दूसरा कि अथर्व उसे बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा था, वह भी बिना रूहानी के कुछ कहे। रूहानी तो खुशी से एकदम खड़ी हो गई और वह पलंग पर कूदने लगी और नाचने लगी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अगर अथर्व ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो रूहानी की क्या इज्जत रह जाएगी। अथर्व के सामने रूहानी रुक गई और उसने अपने सूटकेस से अपने मनपसंद की ड्रेस निकाली और उसे पहनकर रेडी हो गई। अथर्व बाहर हॉल में खड़ा था। पता नहीं क्यों उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी भी महसूस हो रही थी, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो देखा उसका सीना तेजी से धड़क रहा था। शायद रूहानी की खुशी अथर्व को हर चीज़ से ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। कुछ देर के बाद रूहानी तैयार होकर कमरे से बाहर आई और अथर्व के पास खड़ी हो गई। अथर्व ने पलटकर उसे देखा तो देखता ही रह गया। एक हसीना और खूबसूरत लड़की उसके पास में खड़ी थी, जो बेहद आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी। अथर्व की आंखों में रूहानी को पाने की लालसा साफ साफ दिख रही थी। रूहानी ने रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जो घुटने से थोड़ी ज़्यादा ही नीचे थी, यानी कि रूहानी के थोड़े ही पैर दिख रहे थे, लेकिन वह भी इतने ज़्यादा गोरे थे कि हद से ज़्यादा ही चमक रहे थे। रूहानी की फ्रॉक नेट की और वो एकदम से क्यूट लग रही थी। उसने अपने बालों की पोनी टेल बनाई थी और एक हेयर बैंड भी लगाया था, जिससे वो बहुत प्यारी सी बच्ची लग रही थी। अथर्व तो उसका ये रूप देखकर उसका दीवाना ही हो गया था। वह खामोशी से उसे ही देख रहा था। रूहानी उसे हैरानी से देख रही थी। रूहानी ने अथर्व के आगे चुटकी बजाई और कहती है, क्या हुआ, सही तो लग रही हूँ ना मैं? अथर्व अपने ख्यालों से बाहर आया और कहता है, हाँ ठीक है। इतना कहकर अथर्व वहाँ से चला गया। रूहानी ने मुंह बनाया और कहती है, कितना अजीब इंसान है। इसकी आंखों में मैंने लानत साफ साफ देखी, लेकिन मुंह में एक तारीफ नहीं निकलेगी। मेरी खड़ूस कहेंगे, मर्द साथ ही ऐसे होते हैं। रूहानी अथर्व के पीछे पीछे ही बाहर आ गई। अथर्व ने कार का दरवाज़ा खोला और रूहानी को बैठने के लिए कहा। रूहानी खुशी से बैठ गई। अथर्व उसके बगल में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसकी गाड़ी तेज़ी से वहाँ से निकल गई। अथर्व ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार रूहानी पे ही जा रही थी। वो लगी इतनी आकर्षक रही थी कि अथर्व से
भी रहा नहीं जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इस लड़की को अपनी गोद में बिठा ले और उसे यूं ही देखता रहे, लेकिन हमारा अकड़ू अथर्व अपनी भावनाओं को छुपाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर जो है। अथर्व को भी भीड़ भाड़ वाले इलाके कुछ खास पसंद नहीं थे। जहाँ पर ज़्यादा लोग होते थे वहाँ वो वैसे भी जाना पसंद नहीं करता था। इसलिए वह रूहानी को मलेशिया के एक फेमस सफ़ेद रेतीले समुद्र तट की तरफ ले आया, जहाँ पर इस वक्त कोई नहीं था। उनकी गाड़ी एक तरफ आकर रुकी। रूहानी बाहर की प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हो गई। अथर्व से पहले तो वह गाड़ी से बाहर ही निकल गई और समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। वह जगह जगह बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर पूरा तट सफ़ेद रंग का था और नीला नीला समुद्र का पानी रूहानी किसी बच्चे की तरह उछलते हुए समुद्र की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। अथर्व को उसकी चिंता हो रही थी। वह फटाफट गाड़ी से बाहर आया और रूहानी के पीछे जाने लगा। रूहानी समुद्र के करीब जाने लगी, लेकिन तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। रूहानी उसकी बाहों से छूटने लगी और कहती है, अरे जाने दीजिए ना, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ जो पानी में डूब जाऊँगी। अथर्व, आज तुम बच्ची ही लग रही हो और मैं इस बच्ची की जान खतरे में नहीं डाल सकता, वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अथर्व की बात सुनकर रूहानी मुस्कुराने लगी। अथर्व को देखते हुए कहती है, मिस्टर अथर्व, ज़रा पानी को देखिए, पानी शांत है। इसका मतलब अभी कोई तेज लहर नहीं आएगी जो इस बच्ची को लेकर चली जाएगी, तो चिंता मत कीजिए। रूहानी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर अथर्व बहुत खुश हो रहा था। वे प्यार से उसे देख रहा था। रूहानी उससे दूर हुई और समुद्र की लहरों को छूने लगी, जो बहुत ठंडी थी। रूहानी को बेहद सुकून मिल रहा था। वह पानी के साथ खेल रही थी। तभी उसने देखा कि अथर्व थोड़ा दूर खड़ा है और उसे ही देख रहा है। रूहानी उसकी तरफ मुड़ी और उससे अपनी तरफ बुलाते हुए कहती है, आइए ना, जिंदगी को खुल के जीना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। एक ही तो लाइफ है, बार बार थोड़ी ना मिलेगी। आइए ना मिस्टर अथर्व। अथर्व ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। रूहानी उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहती है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना, चलिए ना। अथर्व मना ही नहीं कर पा रहा था। वह उसके साथ चलने लगा। तभी रूहानी कहती है, एक मिनट, पहले ये ब्लेज़र उतार दीजिए, ऐसा लग रहा है कि समुद्र के अंदर हम कोई मीटिंग करने आए हैं। अथर्व ने हाँ कह दिया और अपने ब्लेज़र को उतार दिया और वो वहाँ पर रेत में ही रख देता है और अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करके रूहानी का हाथ पकड़कर समुद्र की लहरों की तरफ बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी के अंदर चले जा रहे थे। अथर्व रूहानी के चेहरे की मुस्कुराहट देख रहा था। उसे पता भी नहीं था कि आज उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। इतने सालों में पहली बार जो आई थी। वे काफ़ी खुश भी था। अथर्व की मुस्कुराहट हद से ज़्यादा आकर्षक थी और काफ़ी हसीन भी लग रही थी। रूहानी उसे देख नहीं पाई, वो तो पानी जो देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। रूहानी थोड़ा आगे बढ़ने लगी तो अथर्व ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। रूहानी उसकी तरफ देखने लगी तो अथर्व ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे लेकर पानी के अंदर लेट गया। रूहानी को तो हैरानी ही हो गई। उसे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अथर्व ने उसको पकड़कर पानी के अंदर लिटा दिया और अथर्व उसके ऊपर था, रूहानी नीचे और अथर्व पानी के अंदर तैर रहा था। रूहानी अथर्व की तरह पानी में नहीं रह सकती थी, इसलिए कुछ देर में वो पानी में तड़पने लगी तो अथर्व उसे पानी से लेकर बाहर आ गया। रूहानी तेज तेज सांसें ले रही थी। अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे थे? क्या आप पानी में बिना सांस लिए रह सकते हैं? अथर्व कुछ नहीं कहा और इसी तरह रूहानी को ही देखने लगा। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। रूहानी वहाँ से वापस जाने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह पानी के अंदर फिर से गिर गई और तड़पने लगी। लेकिन तभी अथर्व वहाँ पहुँच गया। उसने रूहानी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए थे। रूहानी ने अथर्व को कसकर पकड़ लिया था और उसकी आंखों में देख रही थी। अथर्व भी उसके खूबसूरत चेहरे को ही देख रहा था, जिस पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। अथर्व के होंठ अपने होठों पर अपने आप ही रूहानी के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे।
रूहानी के गाल पर पानी की बूंदें देखी और उन्हें अपने होठों से पीने लगा। रूहानी ने कसकर अथर्व की शर्ट को पकड़ लिया और अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया। अथर्व उसके चेहरे पर पानी की बूंदों को चूस रहा था। तभी वहाँ पर जोर से बादल गरजने लगा। रूहानी घबरा गई और फिर अथर्व के गले लग गई। अथर्व ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद करके उसकी नज़दीकियों को महसूस करने लगा। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों ने बीच में ज़रा सा भी फासला नहीं था। आसमान के काले बादल छाने लगे, धीरे धीरे बारिश आने लगी। वह बारिश में अथर्व और रूहानी भीग रहे थे, एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। दोनों को पता ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में यूं ही खड़े थे। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। ऐसे में यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि वह लोग समुद्र के पानी में खड़े थे। अथर्व ने रूहानी को खुद से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। रूहानी अब तक शर्म से टमाटर की तरह लाल बन चुकी थी। वह नजरें झुकाकर अथर्व के साथ चल रही थी। वह दोनों गाड़ी के पास पहुंचे। रास्ते में अथर्व ने अपने ब्लेजर को भी उठा लिया और गाड़ी के पास आते ही रूहानी ने अथर्व के हाथ को छोड़ दिया और फटाफट गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसे काफ़ी शर्म जो आ रही थी। अथर्व भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन तभी उसने देखा कि रूहानी तो पीछे छुपकर बैठी हुई थी। अथर्व बाहर आया और पीछे का दरवाज़ा खोलकर कहता है, आगे आकर बैठो। रूहानी की नज़रें झुकी हुई थी और वो धीमी आवाज़ में कहती है, नहीं, मैं आगे नहीं आऊँगी अथर्व, चुपचाप आ रही हो ना, नहीं तो। इतना ही कहता है और फिर मैं तुम्हें आगे बैठा लूँगा, वो भी तुम्हें अपनी गोद में बैठाकर। रूहानी ने नाम में गर्दन हिला दी। अथर्व कौन सा कम था, वह भी रूहानी के पास बैठ गया। उसने पूरी गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। रूहानी तो हैरान ही रह गई। अथर्व उसके बेहद करीब बैठा था। रूहानी पीछे हटने लगी तो अथर्व उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह और पीछे हट रही थी, लेकिन तब तक पीछे अब कोई जगह ही नहीं बची थी। अथर्व ने रूहानी की कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और कहता है, ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। रूहानी उसे देखने लगी और कहती है, हमें घर नहीं जाना है क्या? देखिए यहाँ पर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अथर्व, क्या फ़र्क पड़ता है बारिश से, हम तो गाड़ी के अंदर है ना, यहाँ हम गीले नहीं होंगे। रूहानी शर्माते हुए, लेकिन मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं और ये चिपक रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अथर्व रूहानी के बदन को देखने लगा। उसके कपड़े उसके बदन से चिपक चुके थे, जिस वजह से उसका बदन और उसके उभार पूरी तरीके से दिख रहे थे। अथर्व नशे से डूब रहा था। अथर्व ने रूहानी को अपने पास किया और उसके कानों के बेहद नशे में कहता है, अगर ये चिपक रहे हैं तो इन्हें उतार दो ना। रूहानी का दिल धड़क उठा और उसने अथर्व की शर्ट को कस के पकड़ लिया और कहती है, आपके सामने कैसे उतार सकती हूँ? अथर्व नशे से कहता है, सिर्फ मेरे ही सामने तो उतार सकती हो। रूहानी, नहीं, मुझे शर्म आती है। अथर्व, लेकिन मुझे तो तुमसे बिल्कुल शर्म नहीं आती। इतना कहकर अथर्व ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। रूहानी उसे देखकर घबरा गई। अथर्व ने अपनी शर्ट को उतारकर साइड में फेंक दिया और अब रूहानी के सामने अथर्व का खुला और आकर्षक सीना था, जिसे देखकर रूहानी पूरी लाल हो चुकी थी और गर्म भी हो चुकी थी। अथर्व उसे बेहद आकर्षक और नशीले अंदाज में देख रहा था। रूहानी को काफ़ी शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया तो अथर्व ने उसके बाल पकड़कर उसे खींचकर कहता है, आंखें खोलो, नहीं तो रूहानी, तुम्हारे सामने तुम्हारा पति ही तो है। रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और उसे रगड़ने लगा। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी थे। अथर्व अपने गाल रूहानी के गाल से रगड़ रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं अथर्व को क्या हुआ कि उसने रूहानी को खुद से दूर करके अपने बगल में बैठा लिया और अपना ब्लेज़र पहन लिया। रूहानी तो उसे हैरानी से देख रही थी। अथर्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अब वो वापस पत्थर की तरह बन गया था। पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ था, पर वह गाड़ी से बाहर निकल आया और आगे वाली
ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। रूहानी कुछ कहती इससे पहले अतफ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहाँ से निकल गया। रूहानी भी कुछ नहीं बोली और सीट पर सिर टिकाकर आराम से बैठ गई। तभी अतफ ने अपने सामने वाले मिरर से रूहानी को देखा, जो आंखें बंद किए हुए ही बैठी थी। अतफ की नज़रें रूहानी के खूबसूरत चेहरे और आकर्षक बदन पर जा रही थी। अतफ के ऊपर उसकी सनक फिर से सवार हो रही थी और वो रूहानी को कोई और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। इससे पहले ही अतफ उससे दूर हो गया था। कुछ देर के बाद वो दोनों अपने बंगले में पहुंच गए। अतफ ने पीछे देखा और कहता है, तुम अंदर ही बैठो, बाहर कई सारे गार्ड्स खड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस तरह देखे। रूहानी ने हाँ कह दिया। अतफ कार से बाहर आया और उसने सभी गार्ड को वहाँ से हटा दिया और फिर रूहानी का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला। उसे लेकर बंगले के अंदर चला आया। वो दोनों अपने कमरे में आ गए। रूहानी ने अपना हाथ छुड़ा लिया और बाथरूम के अंदर चली गई। अतफ समझ रहा था कि रूहानी उससे नाराज़ हो गई थी, क्योंकि अचानक से अतफ के बदलाव बदल रहे थे। अतफ ने गहरी सांस ली और कहता हूँ, समझता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता और मेरी यह सनक मुझे कंट्रोल में नहीं रहने देगी, इसलिए उस वक्त तुम्हारा मुझसे दूर जाना ज़रूरी था रूहानी। फिर इतना ज़रूर कहना ज़रूर चाहूँगा कि तुम कमाल की खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं। अतफ वापस कमरे से बाहर जाने लगा। तभी रूहानी ने ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। अतफ घबरा गया और तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए अतफ ने उसे धक्का दे दिया और अंदर घुस आया और घबराते हुए देखने लगा। रूहानी ज़मीन पर गिरी हुई थी, उसने सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था। अतफ उसे देखकर परेशान हो गया और रूहानी अतफ को वहाँ देखकर घबरा गई और अपने शरीर को ढकने लगी। अतफ ने रूहानी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे कमरे से बाहर लेकर आया। रूहानी को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि वह सिर्फ टॉवल के अंदर ही थी। अतफ ने उसे बेड पर लिटाया और पागलों की तरह उसके शरीर को चेक करते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम नीचे कैसे गिर गई थी? रूहानी उसे नजरें चुराती है और अतफ कहता है, बाद में शर्माना, पहले मुझे ये बताओ कि तुम नीचे कैसे गिरी? रूहानी, वो मेरा पैर फिसल गया। अतफ गुस्से में, तुम देखती नहीं हो क्या आगे पीछे? क्या वहाँ पर समुद्र में भी किनारे तुम्हारा पैर फिसल गया था? यहाँ पर भी हर वक्त हर जगह मैं नहीं आ पाऊँगा तुम्हें बचाने के लिए। रूहानी, आपको आना पड़ेगा, जहाँ मैं चाहूँगी वहाँ आपको आना ही पड़ेगा मुझे बचाने के लिए। आप मेरे पति हो। अतफ, हाँ मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे पता है, और मैंने ही यह रिश्ता भी जोड़ा है। इतना कहकर अतफ रूहानी को घूरने लगा, तो अब जाकर उसने ध्यान से देखा कि रूहानी तो सिर्फ एक टॉवल में है और वो बेहद हसीन भी लग रही है। इतना कहकर अतफ रूहानी को घूरने लगा, तो अब जाकर उसने ध्यान दिया कि रूहानी तो इस समय सिर्फ एक टॉवल में है और वो बेहद हसीन भी लग रही है। उसे देखकर तो अतफ खुद को रोक ही नहीं पा रहा था, उसका रोम रोम खड़ा हो गया था। रूहानी को पाने के लिए अतफ रूहानी के पास आ गया और अपनी नशीली नज़रों से उसे देखने लगा, और हमारी रूहानी इस समय असहज महसूस करने लगी और अपने तन को ढकने लगी। अतफ ने चादर लिया और रूहानी को उसे ढकते हुए कहता है, कुछ वक्त और बचा है, बच लो मुझसे, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये सब कुछ मेरा ही होना है जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो। अतफ की बातों का मतलब समझकर रूहानी के रोंगटे ही खड़े हो गए। अतफ उसे जुनून से देखते हुए कमरे से बाहर चला गया। अब जाकर रूहानी ने चैन की सांसें ली। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? आई होप पसंद आई हो। तो कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हार्टलेस सीओ सिर्फ टिनी FM जान के साथ।